टैक्स इकट्ठा हो रहा है या नहीं, लेकिन इस्तीफे इकट्ठे हो रहे हैं। गुज़श्ता 3 सालों से हुकूमत की सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर है, लेकिन खान साहब ढोल धमाके के साथ जिसे भी लेकर आए हैं वो चंद माह बाद ही हाथ बांध कर रुखसत हो गया। इसकी वजह क्या है? दूसरी जानिब डॉलर की उड़ान जारी है, जबकि अपोजिशन की सड़कों पर वापसी की तैयारी है। CIA की अफगान तालिबान से मुलाकात एक मुअम्मा बन चुकी है। अमेरिका की तालिबान से इन खुफिया मुलाकातों की वजह क्या है? जबकि दूसरी जानिब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत की मुलाकात करवा सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक पाकिस्तान की जानिब से किसी ने कहा नहीं। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। अच्छा नजम सेठी साहब, जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, एक हमने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बहुत से चेंजेस देखे, तो दूसरी तरफ जो इकनॉमिक टीम है वज़ीर आज़म की, उसमें हमने बहुत एब्रप्ट चेंजेस देखी। जो वज़ीर ख़जाना हैं वो तो अलग चेंज होते रहे। FBR की टीम में भी हमने बड़े पैमाने पर जो चेंजेस देखी, टारगेट्स तो अचीव नहीं किए गए या किसी हद तक किए गए, लेकिन अभी जो नया चेंज आया है, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी वक़ार मसूद साहब जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और इतलात ये हैं कि कोई डिफरेंसेस थे, इख्तलाफात थे उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से। आपकी चिड़िया क्या बताती है, सच क्या है? ऐसे है आयशा के, जब डॉक्टर साहब को उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट बनाया तो आई थिंक गालबन पिछले साल नवंबर दिसंबर में था। और तो सबसे पहली थॉट मेरे जहन में ये आई कि डॉक्टर साहब का बहुत एक्सपीरियंस है डीलिंग विद IMF एंड बजट्स। अच्छा। और तो मुझे ऐसे लगा कि ये अब IMF के साथ नेगोशिएशन करने जा रहे हैं और इन्हें डॉक्टर साहब की ज़रूरत होगी। डॉक्टर साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया है एज अ प्रोफेशनल। डॉक्टर साहब ने नून लीग के साथ भी एज अ प्रोफेशनल काम किया है और ये अब उनकी थर्ड स्टिंट है और वाज विद PTI। बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट है और बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। तो और उनके बगैर मतलब हर बंदा हर हुकूमत जो आती है वो कहती है ये तो पॉलिटिकली न्यूट्रल हैं तो इनको ले लिया जाए। अब वो रिटायर कर गए थे, पहले तो सिविल सर्विस में थे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो आ जाते थे, तो इनको आउट ऑफ रिटायरमेंट पुल किया। तो मैंने ये सोचा कि दिस इज़ अ गुड स्टेप। उसकी वजह यह है कि यू नीड समबडी विद द एक्सपर्टीज़। और अब सूरत हाल ये है कि शौकत तरीन साहब इनके बाद आए हैं और उन्होंने आते सार अपने जो इंटेंशंस थे वो क्लियर कर दिए थे कि IMF अपनी जगह पे, मगर मैंने जो काम करना है, मैंने ग्रोथ चाहिए मुझे। तो उसमें अब ये होना ही था, ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होने ही थे, क्योंकि जिस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डॉक्टर साहब को लेके आए थे इमरान खान साहब, वो जब शौकत तरीन इज़ अ वेरी पावरफुल इंडिविजुअल, उनकी पर्सनैलिटी जो है ना इज़ अ वेरी अब्रप्ट, डिसाइसिव और बड़ी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। डॉक्टर वक़ार मसूद की जी तबीयत है बड़ी वो पोलाइट, कूल, वो एक ट्रेनिंग है उनकी। यहाँ जो ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर से आई है, वो प्राइवेट सेक्टर के भी लोग इतने अग्रेसिव नहीं होते जितने शौकत तरीन साहब हैं। इज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो वो अपने में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। और मेरा ख्याल है उन्होंने जब आने से पहले भी ये बता दिया था कि मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। और मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हाँ हमें यही चाहिए, करें अब। अच्छा, अब एक प्राइवेट सेक्टर का शख्स जो कि आया है IMF को टाइट करने के लिए कि नहीं हम हर बात आपकी नहीं मानेंगे, ठीक है, और एक एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, कॉशियस, टारगेट्स, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो ये क्लैश आनी थी। तो मेरा ख्याल है वो क्लैश आई है 3-4 इश्यूज़ के ऊपर। एक इशू तो आयशा मेरा ख्याल है ये है कि ये जो प्रोग्राम बनाया है इन्होंने, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ कामयाब जवान प्रोग्राम, वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो पैसे रखे हैं इन्होंने, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इंसिस्ट किया कि इसके अंदर ज़्यादा पैसे डालने चाहिए। और मेरा ख्याल है जो इस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी होती है उनका ये होता है कि ये ठीक है, मगर अगर आप अपने टारगेट्स नहीं मीट कर सकेंगे IMF के तो फिर क्या करेंगे। तो इसको ज़रा ख्याल रखें, इसको ज़रा देख लें कितने पैसे डालने, कितने पैसे नहीं डालने। शौकत is focused on getting growth. I think डॉक्टर साहब was focused on कि जी IMF के साथ जो भी एग्रीमेंट होगी, जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना है। अच्छा। और उसके अंदर डॉक्टर साहब देख रहे थे कि टैक्स कलेक्शन कितनी होगी, जरूरी है। डॉक्टर साहब देख रहे थे खर्चे कैसे होंगे, रिजर्व्स का क्या होगा, डॉलर का रेट का क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगी,
तो ये देखना चाहिए ना। और इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया जी। है। बिफोर ज्वाइनिंग गवर्नमेंट हर हफ्ते इनके मजमून आते थे, बड़े एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड। अच्छा, अब शौकत तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं मैंने तो काम करना है, हर बात IMF की हमने नहीं माननी, हमने तो 4-5% ग्रोथ करनी है। IMF के प्रोग्राम के साथ 4%, 3-4 से ऊपर नहीं जाती बात जी, खींचतान के। हाँ, खींचतान के। तो एक इशू जो बना इनके दरमियान, इशू वाज दिस क्वेश्चन ऑफ कितने पैसे आपने इस प्रोग्राम में डालने हैं और नहीं डालने। दूसरा ये था कि शौकत तरीन साहब प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को बड़े इंसेंटिव्स देना चाह रहे हैं, सब्सिडीज़ देना चाह रहे हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट सेक्टर को, और स्पेशली वो एक्सपोर्ट सेक्टर जो कि कराची बेस्ड है, वो ज़्यादातर कराची से होता है, मुआशी हब है हमारा। तो इसलिए वहाँ भी ये इशू बना कि भाई उनको बिजली भी सस्ती मिलेगी, ये भी होगा, वो भी होगा, और वो कहते नहीं हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, तो हमने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडीज़ देनी है। तो इसके ऊपर भी था कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे टेक्सटाइल वाले वो फैट कैट्स हैं, तो फैट कैट्स को अब और क्या देने की ज़रूरत है, इतने हमने इंसेंटिव्स दिए हैं, इतने हमने सब्सिडीज़ दी हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ते नहीं हैं। इसमें भी वजन है बात। हाँ, तो इसमें भी वजन था, मगर वो कहते हैं नहीं अब मैंने ये देना और मैंने करवाना है और मैंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। तो एक बंदा है वो अपने टारगेट्स के लिए इंसेंटिव्स देना चाह रहा है, दूसरा शख्स है वो कहता है ये इस किस्म के इंसेंटिव्स हमने बड़े पहले भी दिए, इन्होंने किया कुछ नहीं, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, तो ये फिर क्लैश बन गया। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि टैक्स रिकॉर्ड्स। अब फैसला शौकत तरीन साहब ने ये किया है कि जो FBR के जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो सारे नादरा को दे दिए जाएं, और नादरा को ये कहा जाए आप अपना बेस जो है, आपके पास सारा डेटा बेस है, उसके साथ देखें कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो कौन से हैं, और जो टैक्स इवेड कर रहे हैं या फाइल नहीं कर रहे वो कौन से हैं, और दोनों को कंपेयर करके हमें बताएं किसको टारगेट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। शौकत ये कह रहा है कि सारे का सारा टैक्स रिकॉर्ड जो टैक्स दे रहे हैं और जो टैक्स नहीं दे रहे सबका सब नादरा को दे दें। FBR की जो पोजीशन है वो यही है कि सारा रिकॉर्ड ना दें, वी आर गाइडेड, हमें भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टैक्स रिकॉर्ड्स को बचा के रखना है, सेव करके रखना है। तो इस किस्म की इश्यूज, और पिछले दिनों कोई अटैक भी हुआ, साइबर अटैक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, अच्छा, वो साइबर अटैक भी अंधेरे में रखा गया। आपने बिल्कुल सही कहा, वो साइबर अटैक जब हुए तो उस वक्त जो सेक्रेटरी फाइनेंस था उसके दौर में हुआ, तो अब उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, मगर उनको लाने वाले डॉक्टर साहब थे, तो अब वो मेरा ख्याल है उनकी भी छुट्टी होने वाली है, उनकी भी रुखसती हो जाएगी, क्योंकि शौकत हम अपनी टीम लाएंगे। अच्छा। शौकत कहेंगे जी अब आई वांट माई दिस, अब मुझे खुली छुट्टी दी जाए, मैं करके दिखाता हूँ। और तो ये इस किस्म के इश्यूज थे। बट अफसोस इस बात का कि ये जो तब्दीलियाँ होती है ना आयशा, इतनी रैपिडली तब्दीलियाँ जो होती हैं, इसके साथ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब ये आपने बताया 7वां FBR चेयरमैन एक नया आया है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही मतलब है कि दिस इज टेरिबल। 3 साल में 5.5 महीने एवरेज, 3 साल में एवरेज 5 महीने 6 महीने, हर एक को 5वां मिले, तो मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जो आएगा वो आपका ख्याल है वो कोई एग्रेसिव किस्म की बातें करेगा, उसे पता होगा कल फिर छुट्टी हो जाएगी, आई एम द 8th, तो हम क्यों फैसले करें, हम क्यों श्योर कि आप कब चेंज हो जाए, और कोई ऐसा काम कर लें जिसको तनकीद आ जाए। जो बंदा को पता हो ना मैंने 4 साल रहना है, वो तो कहता है मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, इसका 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, इसका 9 महीने के बाद। तो जिसको पता ही नहीं है कि उसके साथ होना क्या है और तो आपका क्या ख्याल है, वो कोई फैसले करेगा और कहाँ से आना है, तो यही सोचेगा यार चलन दो जो चल रहा है, मैं कुछ नहीं। अच्छा, दिस इज स्ट्रेंज के बजाय ये कि कंसेंसस किसी तरह पैदा किया जाए, वो इख्तलाफ जो होता है वो सर्जरी पे ही खत्म होता है, यानी कि बंदे को ही हटा देते हैं, और फिर उसके बाद चेंजेस की वजह से हम इकोनॉमी में चेंज नहीं देख रहे, लोगों में चेंज देख रहे हैं, उहदों में चेंज देख रहे हैं। अभी इनकी तो बात हो गई ख़जाने की भी और ख़जाने के उमूर की भी, एक साबिक वज़ीर ख़जाना की भी बात कर लेते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक दूसरी पार्टी से। ये मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया? जी हाँ, आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही लायक और पढ़े लिखे और दयानतदार शख्स हैं, और इस किस्म के लोग सियासी जमातों में नहीं आते। PTI में कुछ इस किस्म के प्रोफेशनल्स ने कोशिश की जाने की, उनका हशर अच्छा नहीं हुआ, मगर नून लीग के अंदर तो ये ट्रेडिशन नहीं है कि टॉप प्रोफेशनल्स को इस तरीके से, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से, बिकॉज मुस्लिम लीग पंजाब बेस्ड पार्टी पंजाब में। तो मिफ्ता इस्माइल जो है, इन्होंने अब जेल भी काट लिए जी, इन्होंने 7 महीने जेल भी काटी है पार्टी के लिए, हालांकि इनका कोई जुर्म नहीं था, मगर विक्टिमाइजेशन हो रही थी। तो जब इनसे कहा गया कि शायद खाकान अब्बासी के खिलाफ कोई बयान दे, तो क्या मैं क्यों बयान दूँ, उसने किया ही कुछ नहीं तो मैं क्यों। तो ये लॉयल्टी होती है ना, ये इंटेग्रिटी होती है, ये इंटेग्रिटी होती है। तो अब हुआ ये कराची में,
और ये बड़े अभी पिछली जो बाई इलेक्शन हुई ये इलेक्शन लड़े थे और हार गए। जी। अच्छा, अब हुआ ये कि कराची के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो डिवाइडेड है, सिंध के अंदर भी। जो वहाँ का जो ग्रुप है इट आंसर्स टू शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने एक साहब है सलमान खान साहब, उनको करता धरता वहाँ का बनाया हुआ है। मगर मिफ्ता इस्माइल साहब और एक सिंधी साहब है शाह साहब, उनको रीजनल पार्टी जो है सिंध की जो पार्टी है उसका प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी जनरल थे। ये साहब जो आए हैं ये कराची शहर के, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कराची शहर जोन। अच्छा। इनके दरमियान आपस में इश्यूज बने। ये चाहते थे, ये पिछली बाई इलेक्शन की इनको टिकट मिले, सलमान यही चाहते थे। और सलमान बड़े करीब हैं शहबाज शरीफ साहब के, ठीक है। मिफ्ता जो है बड़े करीब हैं शायद खाकान अब्बासी के। ओहो, तो आप समझ ही रहे हैं। ओहो, ये किधर इशारे आप समझ ही रहे हैं। फॉल्ट लाइंस कहाँ जा रही हैं? फॉल्ट लाइंस कहाँ? ज़लज़ले का मरकज कहाँ पे, ये हमें पता चल समझ आ गई गया। ना आपको? अब हुआ ये कि मिफ्ता के खिलाफ महाज है। इलेक्शन के दौरान भी मिफ्ता का ये ख्याल है कि हेल्प नहीं की और यहाँ टांग खींची इस दूसरे ग्रुप ने, क्योंकि सलमान साहब बनना चाह रहे थे, इलेक्शन में वो टिकट चाह रहे थे, मगर टिकट नवाज शरीफ साहब ने मिफ्ता को दे दिया। अच्छा। तो अब एक और फॉल्ट लाइन आपके सामने आ गई भाइयों की दरमियान, भाई सलमान को एक और दूसरा भाई मिफ्ता को। सिंध में पार्टी का क्या बनेगा ऐसे? तो हुआ ये कि फिर एक पार्टी के अंदर बड़ी अच्छी डिविजन्स हो गई वहाँ। उसमें ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल ने फिर कंप्लेन किया कि जी मुझे अंडरमाइन किया जा रहा है, और काफ़ी कुछ हुआ, गाली गलोच, दफ्तर के आके अंदर तोड़ वोड़, ये वो अग्रेसिव किस्म की सलमान साहब की तरफ से अग्रेसिव बिहेवियर। तो उनके पता है मेरे पीछे शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं ऐसी के बात, और वो पंजाबी हैं, तो कुछ तो तोड़ फोड़ करनी थी ना। बात दूर तक लग और वो भी जाएगी। कराची जाके बात दूर तक लग जाएगी। तो अब सिचुएशन ये है कि शहबाज शरीफ ने कहा ना लड़ाई ना करो, एक कमेटी मफाहमत कर लो। हाँ मफाहमत कर लो। उन्होंने कहा जी मफाहमत कैसे हो, इन्होंने ये करके मेरे खिलाफ किया, मिफ्ता ने कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी के अंदर उन्होंने 3 लोग बैठा दिए और कहा जी कि आप मेहरबानी करके इनको चेकआउट करें कि ये किसकी गलती है क्या नहीं। 15 दिन गुजर गए हैं, किसी कमेटी ने कोई फ़ैसला ही नहीं किया। तो मिफ्ता को ऐसे लग रहा है कि ये भी खानापुरी थी, खानापुरी कुछ नहीं होना। और तो इस सिचुएशन में वो ये समझते हैं कि फिर अगर मेरे साथ यही सलूक होना है तो मैं पार्टी में तो रहूँगा, मेरी लॉयल्टी टू द पार्टी है, मुझे फिर ओहदा मत दें, बिकॉज अगर मुझे ओहदा दिया तो ये सलमान तो मेरे पीछे पड़े रहेंगे ये, और फिर मैं उस तरीके से लड़ नहीं सकता हूँ जैसे ये लड़ते हैं। मतलब तो ये सिचुएशन थी। और अब किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि जी इसको मसले को हल करते हैं या नहीं, पार्टी चुप है। और इस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, और बड़े स्ट्रेट वे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये पार्टी फैसले नहीं कर पाती। जब भी इस किस्म की कुछ चीज़ें हो ना तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और मसले को हल नहीं करते, और जैसे कि आप पे ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी पाओ आप पे। मगर मिफ्ता इज़ एन ऑनरेबल मैन एंड पता है आपको जितनी डिफेंस मिफ्ता ने की है, इनके सारी नून लीग के पास आयशा 1 या 2 बंदे हैं, एक एहसन इकबाल साहब हैं शायद, और एक खाकान अब्बासी साहब, और एक मिफ्ता इस्माइल हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं इनमें से, जो सारी चीज़ों को डिफेंड करता है और क्रिटिसाइज़ करता है। हमेशा मीडिया इन्हीं के पास जाता है कि बताइए ये इकोनॉमिक्स में ये हो रहा है। इतना ब्रिलियंट शख्स है, और इतना मुझे अफसोस हुआ है कि इस किस्म के लोग और मुस्लिम लीग में होने चाहिए। गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के पढ़े लिखे लोग होने चाहिए ताकि इंस्पायर करें और लोगों को, मगर ऐसे नहीं हुआ और पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और मुझे बड़ा अफसोस है कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई डिसाइसिव फैसला नहीं किया, और मुझे इससे ज़्यादा भी अफसोस है कि नवाज शरीफ साहब ने मदाखलत नहीं की इसके अंदर। एक बहुत अच्छा शख्स, एक कामयाब असासा इन्होंने अपने हाथ से गंवाया। यानी कि मुस्लिम लीग नून का जो दिफा बहुत बेहतरीन करते थे उनका दिफा नहीं किया गया, तो ये अफसोस का मकाम है। ये फॉल्ट लाइंस जिस ज़लज़ले का तज़किरा यहाँ हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं, कोई लेटर लिखा गया है। हम समझ रहे थे कि मामला निमट जाएगा, वो निमटने और सिमटने के बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है? बढ़ता जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, हमने इसका हवाला पहले भी दिया था कि डिविजन्स हो गई हैं और ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि आइनी तौर पर बहुत उसके ऊपर सवालिया निशान है। अब हमने इशारा किया था कि ये एक सुओ मोटो नोटिस लिया एक बेंच ने, जिसमें दो हज़ार मंदोखेल साहब थे और काजी फायजी साहब, और इन्होंने किया। और एक बहुत अहम इशू है जर्नलिस्ट्स, मीडिया, और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, और बड़ा अच्छे सही टाइम पे उसको पहचाना और उसका कहा इसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं।
और जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, वो वैसे ही काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ हैं, मीडिया के ख़िलाफ़ हैं वो लोग, वो जुडिशरी में भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं वो। और तो मेरा ख़्याल है वहाँ से कुछ रेजिस्टेंस आई है जिसकी वजह से अब अता बंदयाल साहब ने ये एक 5 मेंबर बेंच बना दिए। मैं उस दिन भी कह रहा था कि इसका जवाब हमें समझ नहीं आता कि ये किस कानून के तहत ये किया है कि एक बेंच जो है उसका फ़ैसला जो है उसको ओवर रूल करके एक रातों रात किसी को इतला दिए बगैर, कंसल्ट किए बगैर, कॉज लिस्ट में डाले बगैर रातों रात ये सारा कुछ हो गया। तो ये कैसे हुआ? और मैं जब पढ़ रहा था प्रेस रिलीज़ तो उसमें मैंने ये देखा आयशा कि बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। दरअसल बेंचेस तो चीफ जस्टिस बनाते हैं, तो ये कहना चाहिए था ना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बंदयाल ने ये 5 मेंबर बेंच बनाया है, ताकि पता तो लगता है ये किसकी जिम्मेदारी है, ताकि फिर फोकस हो सके। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट तो वो भी है जो 2 मेंबर बेंच था, तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 मेंबर बेंच भी है। तो ये पहले हुआ नहीं कि 5 में किसी एक बेंच ने दूसरे बेंच की छुट्टी करा दी हो, तो ये भी एक नई चीज़ है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजी साहब ने धड़ल्ले का ख़त लिख दिया जिसके अंदर उन्होंने चैलेंज किया है कि ये आप कर नहीं सकते, आप ये गैर आइनी है, आप इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, जो आपने किया है इसका जवाब दें ये सारे सवालों का। मैं समझता हूँ ये और अब ट्रबल होगी वहाँ, ये लड़ाई झगड़े और होंगे, और भी डिविजन्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुछ जजेस जो हैं वो क्लियरली वो नहीं पसंद करते इस किस्म की जो ग्रोह बन जाते हैं। अगर आप इस 5 जजेस में से आप देखें तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकेंगे वो कौन से जजेस हैं जिन्होंने प्रो एस्टैब्लिशमेंट फैसले दिए और वो कौन से जिन्होंने नहीं दिए। अब वो और बात है कि वो अपने मेरिट पे देते हैं, मगर वो लोग तो पहचानते हैं ना कि जी ये अच्छा इधर है, ये इधर है। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ नॉट गुड। अगेन मैंने उस दिन भी ये कहा था, ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हैं। बट अगर फुल कोर्ट बन जाए इस पर, इसी मामले पर फुल कोर्ट, हाँ अब तो कुछ ऐसे ही लगता है, मगर वो भी फिर अगर फुल कोर्ट बनता है आयशा तो वो तो फिर एक नई चीज़ होगी ना कि ये जो 5 मेंबर बेंच बनाया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ने, ये तो रिट्रीट कर पीछे हटना पड़ेगा ना। हाँ। पीछे ही हटना पड़ेगा ना कि जी आप 17 के 17 जजेस बैठे इस चीज़ को देख लें, फैसला कर लें। तो ये बाप आगे ट्रबल होगी। राइट। और हमेशा याद रखिए बार जो है वो हमेशा बेंच के साथ नहीं होगा। बार जो है वो काजी फायज ईसा और ये जजेस जो हैं जो इस वक्त झंडा उठाया हुआ है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, तो वो बड़ी बात है, वो बैठती है ना बाहर भी। जी ठीक है। बहरहाल इस पर अटर्नी जनरल के दलाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो काजी फायज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एतराज़ात उठाए हैं वो भी काबिल गौर हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर ज़रूर बात होगी क्योंकि समाअत अभी चल रही है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब नजम सेठी साहब कुछ अफगानिस्तान के मामले पर बात कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अफगानिस्तान से हम नहीं भाग सकते, जान नहीं छूट सकती हमारी। वैसे भी हमें जुड़वा भाई करार दिया था किसी ज़माने में, याद है आपको। तो अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि CIA डायरेक्टर खुद जाते हैं काबुल और वहाँ वो मुल्ला बरादर से मुलाकात करते हैं। वो जब उनसे पूछा जाता है अफगान तर्जुमान से तो वो इसको डिनाई कर देते हैं, लेकिन CIA की जानिब से न तस्दीक की जाती है न तरदीद की जाती है। ख़बर छुपाने की कोशिश की जा रही है। ट्रैवल उन्होंने क्यों किया होगा? ये बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग है। आप सही कह रहे हैं, बिकॉज तालिबान तो डिनाई कर रहे हैं जी, मगर CIA वाले डिनाई नहीं कर रहे ना। हाँ ना ना, हाँ या ना, मगर जहाँ से ये खबर आई है जी, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अखबार है अमेरिका में, और वो इसको कंफर्म किए बगैर ये कह नहीं सकते थे। इसका मतलब ये स्टोरी लीक की गई है USA में। अच्छा। और CIA ने शायद खुद ही लीक की है। उनके कुछ मकासद हैं जो अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि तालिबान ने क्यों ये बात नहीं मान रहे कि बात मीटिंग हुई है, और CIA क्यों बताना चाहता है कि हमारी मीटिंग हुई है। हाँ। देखिए तालिबान के जो रैंक एंड फाइल है ना, वो एंटी अमेरिकन हार्ड लाइन, उनके लिए कितना मुश्किल है उनको अभी तक रिस्ट्रेन करके रोक के रखा हुआ है, और उनके जो जज्बात हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ और वेस्ट के ख़िलाफ़ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, उनको दबा के रखा हुआ है और बड़े रीज़नेबल लगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये बात आती है बाहर अगर कि जी मुल्ला बरादर साहब जो कि प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वो अमेरिकन CIA से, जिस CIA ने ड्रोन्स सारी स्ट्राइक्स की, जिस CIA ने एजेंट्स भेजे, जिस CIA ने असैसिनेशंस की, उस CIA के चीफ के साथ मुल्ला बरादर जो है वो एक खुफिया मुलाकात कर रहे हैं।
तो उनकी जो रैंक एंड फाइल है ना आयशा, वो तो पागल हो जाएगी कि यार ये क्या हो रहा है। हम तो यहाँ तालिबान है, इस्लाम एमिरेट बनाने आए थे और हमारे लीडर्स जो हैं, ठीक है दुनिया इस वक्त हमें रिकग्निशन की ज़रूरत है, मगर इतनी इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन CIA, जिसके साथ अब आपने बैठना शुरू कर दिया और फिर आप वो भी खुफिया बातें करें, हमें पता भी नहीं आप बातें क्या कर रहे हैं, पता नहीं आप कोई बेच ही ना दें हमें, फिर ना कोई अमेरिका को ले आए इधर से तो हर किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इनके जो रैंक एंड फाइल है ना, जो असली फाइटर है, वो उसको अभी तक पूरी बात की समझ नहीं आई कि हमारी जो लीडरशिप है वो अब क्या आगे कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी। हमें तो कुछ करने ही नहीं दे रही, ना हमें कोई लूट मार करने की ज़रूरत करने दी है, ना इस्लामी निज़ाम यहाँ बनने जा रहा है, यहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो वहाँ कुछ थोड़ी बहुत बेचैनी ज़रूर होगी, मगर क्योंकि डिसिप्लिन है उनका तो अभी तक वो बाहर नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है मुल्ला बरादर ने यही सोचा होगा या अफ़गान लीडरशिप ने ये सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने इजाज़त लेके ये किया होगा बाकी लीडर से कि ये बड़ी ज़रूरी है ये मीटिंग, और मीटिंग से पहले एजेंडा भी आता है, तो ये पहला एजेंडा भी आया होगा कि ये बातों की हम बात की, इसलिए इन्होंने सोचा होगा इन बातों पे बात करना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से तालिबान ने ये बात नहीं की। उधर उन्होंने ज़रूर इस बात को लीक किया है, बिकॉज़ वो ये चाहेंगे कि उनका मीडिया जो है इस बात को पहचाने कि वो क्या अहम इश्यूज़ हैं जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि यार CIA वाले साहब आए हैं, इनसे बैठते कि एक्सटेंशन जो डेट होनी है, 31st इज़ द लास्ट डेट, ऑल अमेरिकन ट्रूप्स हैव टू गो आउट। तालिबान ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उन्होंने बताया नहीं क्या होगा, मगर उन्होंने सख्त एहतजाज किया कि ये आप जाएँ 31 तक। और अमेरिका ये कह रहा है ये मुमकिन ही नहीं है, यूरोप कह रहा है ये मुमकिन ही नहीं है, हमने 4000 लोग पर डे निकालने हैं, कम से कम हमें महीना और लग जाएगा, हमें इजाज़त दी जाए। वो कहते हैं नहीं आप सारे निकलें। अमेरिका यूरोप सारे एक सफ़े पे आ गए हैं कि नहीं स्पेस ले। अब मैं ये समझता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बात करने आए हैं CIA की। मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए CIA की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए डिप्लोमेट्स की ज़रूरत होती है, स्पाइस जो हैं जासूसों की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये ख्याल है कि CIA के साथ जो बात हो रही है ज़रूर ये भी आ गई होगी उसमें एक्सटेंशन की, मगर जो CIA की बात हो रही होगी प्रिजनर्स के ऊपर कि कुछ IS के लोग जेलों में थे, अच्छा हमें टारगेट्स हैं, हम वांटेड हैं, कुछ दाइश के लोग हैं, आप हमारी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे कि हम उनको पकड़ें, टारगेट करें, बिकॉज़ वो आपके भी ख़िलाफ़ हैं और हमारे भी ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया का जो इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में दो चीज़ों में है, एक ये कि ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स इनके हकूक़ बचाए जाएँ, दूसरा ये कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ जी, अमेरिका को अलकायदा और IS से ख़तरा है, हमें TTP से ख़तरा है, चाइनीज़ को ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट से ख़तरा है, सारे ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें कैसे आप सपोर्ट करेंगे ऑन दीज इश्यूज़। तो मेरा ये ख्याल है कि वो आए हैं टू डिस्कस विद मुल्ला बरादर कि ये जो सारे इश्यूज़ हैं TTP इसके, अलकायदा के और IS के, ये वी विल हेल्प यू, हमें आप इंटेलिजेंस आपको देंगे, अच्छा, आपको हथियार देंगे, आपको जो चीज़ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं अगर आप टारगेट करें इन ग्रुप्स को। और ये इतना सेंसिटिव एरिया है कि जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का और TTP का जो इशू है तालिबान के साथ, वो भी तो चल रहा है ना, तो ये CIA का भी इशू चल रहा है, अलकायदा नहीं। उसकी वजह ये है कि जो बाइडन ने ये कहा है अपने सपोर्टर्स को और अमेरिकनों को कि हम अफ़गानिस्तान एक ही कंडीशन पे हम छोड़ के आए हैं कि वहाँ ये जो टेररिस्ट है बेसिस जो है वो ख़त्म किए जाएंगे और अमेरिका को किसी किस्म की या यूरोप को किसी किस्म की ख़तरा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये डिस्कशन हो रही है, अच्छा, और इसका जो तल्लुक़ है हमें भी अफेक्ट करता है क्योंकि हमारी डिस्कशन भी इसी किस्म के मौजू पे ये शुरू में ही होगी तालिबान के साथ। ये चल क्या रहा है इशू तो अब तोग़यानी पे आ चुका है, लेकिन आपके मुझे ज़रा विजडम को थोड़ा जज करना है यहाँ पर कि आपने एक प्रोग्राम में कोई ऐसी बात कही थी जिसके बारे में मुझे ज़रूर आपसे पूछना है कि वो आपको कैसे इल्म हुआ। सुनवा देते हैं आपने कहा क्या था। ये खबर आई है कि तालिबान ने कोई एक स्पेशल कमीशन बना दी है जी, 3 रुकनी कमीशन मुल्ला हैबतुल्लाह ने बनाया जी। अच्छा, अब मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि ये कमीशन बनी है कि नहीं बनी, ये खबर है एक। अब वो जो सोर्सेज है खबर की वो इतनी पक्की नहीं है। ये सोर्सेज थे या हंच था, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा था? नहीं, मुझे इसलिए यकीन नहीं आ रहा था कि ये बहुत अर्ली स्टेजेस है, इस किस्म की कमीशन फौरी तौर पे नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि ये कमीशन अगर बनती है तो इसका ये मतलब तय हो गया है कि पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब के जो मसले हैं वो हल करने और अर्जेंट और प्रायोरिटी बेसिस पे हल करने हैं।
टीटीपी वगैरह वगैरह वगैरह। और मेरा ये ख्याल था तालिबान इस वक्त कभी भी ये नहीं करेंगे, इस चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने आपको एश्योरेंसेस दी यही हैं। कहा उन्होंने, तालिबान तर्जुमान ने, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपने तो पहले ही कह दिया था, हालांकि ये खबर बड़े एक मोतबर समझे जाने वाले इदारे ने तो दी। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरा ख्याल था कि ये खबर गलत होगी, क्योंकि तालिबान ऐसी कमीशन इस स्टेज पे नहीं सेटअप करेंगे। उससे ऐसे लगेगा कि इन्होंने एक महाज खोल लिया है अगेंस्ट टीटीपी, अगेंस्ट दाइश, अगेंस्ट अलकायदा और अगेंस्ट द अदर। और वो इस वक्त ये एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहते, बिकॉज खतरा तालिबान को अब अमेरिका से नहीं है, खतरा तालिबान को इन ग्रुप से है। ये अगर इकट्ठे हो गए तो इन्होंने तालिबान को अटैक कर दिया या तो तालिबान हुकूमत के खिलाफ बम फटने शुरू हो जाएंगे जी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल था कि ये लॉजिकल नहीं है, ये कमीशन इस स्टेज पे नहीं बन सकती, मे बी लेटर जबकि एक पॉलिसी बन जाएगी। अभी तो उनको पता नहीं है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो किस घर में बैठे हैं, बिजली कहाँ से आएगी, खाना कहाँ से आएगा, तनख्वाहें कैसे देंगे, और वो अब आपके जो मसाइल हैं टेररिज्म के वो करेंगे नहीं, ये भी वक्त लगेगा। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये अभी नहीं होने जा रहा। अच्छा, इंतजामी मराहिल पे अभी वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, इस तरफ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है टीटीपी का इशू भी नहीं टेकअप होगा अभी, जैसे पाकिस्तान चाह रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी हमने बात कर ली है और वो बिल्कुल हमारी हिमायत करेंगे, टीटीपी की ऐसी तैसी कर देंगे जी। अभी एक बहुत अहम इंटरव्यू हुई है जिसके लोगों ने उसको उतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। उसमें मुझे इशारा हुआ है और मुझे न समझ आ गई है कि वो इशारा क्या कह रहे हैं और आगे पॉलिसी क्या होगी टुवर्ड्स टीटीपी और ये जो सारे घुसपैठी हैं यहाँ, जो कि चाइना का भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊँ, एजाज सैयद साहब हैं, एक बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर जी। एक चैनल के रिपोर्टर हैं, वो वन ऑफ द फ्यू टॉप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो गए हैं वहाँ अफगानिस्तान। उन्होंने जाके खलीलुर रहमान हक्कानी साहब की इंटरव्यू किया। खलीलुर रहमान हक्कानी साहब वो हैं जो इंटरव्यूज़ आज तक दी नहीं कभी। उनके ऊपर $5 मिलियन का अमेरिका ने रिवॉर्ड मनी रखी हुई, जी, सर की कीमत। वो कभी इंटरव्यू नहीं देते। इन्होंने जाके उनकी इंटरव्यू की है। उसमें उन्होंने यही सवाल पूछा कि आप कैसे डील करेंगे ये जो सारे ग्रुप्स हैं, अमेरिका की भी डिमांड है, चाइना की भी डिमांड है, पाकिस्तान की भी डिमांड है, तो बताएं ना कि आपकी क्या पॉलिसी होगी। अच्छा। तो आयशा उन्होंने बहुत अहम बात कही है जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ किसी अखबार ने उसको पिकअप नहीं किया। वो क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी तो ये है कि मुल्क के अंदर अगर कोई डिविजन्स हैं तो टेबल पे बैठ के और अमन के बेसिस के ऊपर उनको हल किया जाए। हम यहाँ यही पॉलिसी कर रहे हैं ना, एमनेस्टी दे दी, हम पंशीर वालों को भी कह रहे हैं आप बैठे हमारे साथ, लड़ाई ना करें और अमन के साथ इस चीज़ को हल करें। और हमारा ये पॉलिसी है कि अगर किसी मुल्क के इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने उन जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ मिल के बैठ के और मसला हल करें। और अगर मुल्क के अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये तो एक मुल्क में और दूसरे मुल्क के, इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि आप इधर हैं, टीटीपी हमारे पास है, तो वो इशारा ये कर रहे थे इनके साथ बात करें, हम आपकी बात करवा देते हैं, कोई रास्ते ढूंढ देते हैं, लड़ाई ना करें। इशारा कि हम इनको नहीं ज़बरदस्ती निकालेंगे यहाँ से या इनको अटैक नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, और साथ उन्होंने अगला बात कही, उन्होंने कहा वो मुल्क जहाँ के अंदर इंतशार है, अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो अंदर वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हकूक़ के ऊपर, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बैठ के और तसल्ली के साथ नेगोशिएट करके अमन के तरीके के साथ करें। वो इशारा था चाइना की तरफ और यूगर्स की तरफ कि आप हमें ना कहें कि इनको रोकें, आप खुद वहाँ जो कुछ कर रहे हैं उनके हुकूक दें और उस मसले को इंटरनली हल करें। दामन वैसे बड़ा अच्छा तो ये उसने इस तरीके से ये बात कह दी, उससे मुझे नज़र आ गया कि अब पाकिस्तान का ये ख्याल है या चाइना का ये ख्याल है कि ये क्रैक डाउन करेंगे टीटीपी के ऊपर या ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के ऊपर, ये नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, कहीं टीटीपी की वजह से कोई इख्तलाफात पैदा तो नहीं हो सकते? तालिबान और पाकिस्तान की अभी तक तो अच्छी बनती नज़र आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया में तो यही अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इशारा पाकिस्तान को समझ आ जाएगी और अब पाकिस्तान की कोशिश होगी कि टीटीपी के साथ उसी किस्म की नेगोशिएशन की जाए जो कि पहले 10 साल पहले की थी, कि पैसे दिए जाएं, रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें कहा जाए हथियार छोड़ दो। कुछ लोग मान जाएंगे क्योंकि इनकी तालिबान की तरफ से भी प्रेशर होगा कि यार बातचीत करके घर जाओ, और कुछ लोग जो नहीं मानेंगे हमारी बात या तालिबान की बात, वो दाइश को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आगे जाके और भी तो ये भी इस स्टेज पे तालिबान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक फैसिलिटेट कर देंगे बातचीत आपकी और कोशिश होगी कि ये यहाँ से चले जाएं वापस।
ठीक है, लेकिन बादियों नज़र में तो तालिबान का ही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अभी इन ग्रुप्स के बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, व्यूअर्स ने आपको इम्तिहान में बिठाया, दो बड़े मुश्किल सवाल आए हैं, अब आप उनका जवाब देंगे। सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रजम शरीफ साहब, मेरा नाम नवीद अहमद ख्वाजा है और मेरा ताल्लुक सिंध के ज़िला ऑटोनोमस मोहम्मद खान से है। मेरा सवाल ये है कि अभी अक्टूबर में जो है वो नेब के चेयरमैन की मुकर्री होनी है, तो उसके बारे में मीडिया में इतनी हाइप नहीं है नेब के चेयरमैन के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि नेब के चेयरमैन का क्या एक्सटेंशन होगी, या अगर नया चेयरमैन होगा तो वो कौन होगा आपके ख्याल में? नैब चेयरमैन के मामले में भी फेस नहीं केस देखेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि बात ही नहीं हो रही है, अक्टूबर में वो रिटायर्ड हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में भी 2 अपॉइंटमेंट्स होनी है, उसके ऊपर भी बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब नैब चेयरमैन साहब रिटायर कर होने जा रहे हैं और इसके ऊपर भी कंसल्टेशन नहीं, अप्रूवल दोनों की होनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होगी फिर आगे मामला चलेगा। डेडलॉक होगा, जैसे पहले डेडलॉक चल रहा है, यहाँ भी डेडलॉक होगा। यहाँ तो बड़ा सख्त डेडलॉक होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब वही चाहेंगे, वो चेयरमैन आए जो कि इनके जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है अपोजिशन के ख़िलाफ़, उसको और भी सख्त किया जाए। और अपोजिशन ये चाहेगी कि ये जो विक्टिमाइजेशन हो रही है ये ख़त्म हो, कोई जेन्युइनली कोई न्यूट्रल किस्म का शख्स आए। कोई इत्तेफाक नहीं होगा इसके ऊपर, और ये भी तू मैं होगी इसके ऊपर। उसके बाद जाएगा ये पार्लियामेंट के अंदर, और वहाँ भी जाके ऐसे होगा, इमरान खान अपना बंदा लगा के रहेगा, ये मैं आपको बता। लेकिन अभी तक अपोजिशन ने भी इस मामले को नहीं उठाया, कोई नाम भी सामने नहीं आया, ये बड़ी अभी वक्त है ना, इसलिए मेरा ख्याल है अगस्त गुजरा चाहता है, सितंबर दरमियान में, अक्टूबर में वो जा रहे हैं। चले, हमने बात छेड़ दी, हो सकता है बात बन जाए। अगला सवाल लेते हैं। बात नहीं बननी। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, शाहिद रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि 2008 की जो कैंपेन थी, जो भी एक मूवमेंट थी, उसमें नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे और वो उसको लीड कर रहे थे। इस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा लीडर मौजूद है जो इसको उस तरह से लीड कर सके? आप जबकि ये बहुत सारी पार्टियां PDM में मौजूद हैं, क्या इन लीडरों में इनमें वो कैपेसिटी है? सर पे कैपेसिटी का ताज रखेंगे, नवाज शरीफ साहब तो है नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और इसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये सिर्फ ये कहूँगा, इस पार्टी जो PDM है, इसके अंदर कोई ऐसा एक लीडर नहीं है जो इतनी इंस्पिरेशन हो कि सारे बाहर आ जाएं। मरियम को ये छोड़ेंगे नहीं, मरियम लीड कर सकती है, उसकी पॉपुलैरिटी है, मगर मरियम को हुकूमत नहीं छोड़ेगी कि वो इस किस्म के मूवमेंट को लीड करे। बिलावल भुट्टो साहब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं थोड़े बहुत, आपको पता ही है। लेकिन जलसे तो कश्मीर में, और जलसे करना एक बात है, और एक रैली लीड करना, लॉन्ग मार्च करना, वो दूसरी बात है। अच्छा, अब रह गए मौलाना फजल। मौलाना फजल ने पहले भी एक करके दिखाया, आपको याद है? आपको लॉन्ग मार्च करके दिखाया, किसे नहीं याद होगा? तो मौलाना फजल ही एक रह गए हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, मगर मौलाना उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये पक्की बात एश्योरेंस नहीं हो जाएगी कि ये इसका कोई नतीजा निकलेगा और अच्छा नतीजा निकलेगा। वो जो वो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक दफ़ा किसी ने काट लिया, दूसरी दफ़ा बड़ा ख्याल रखेंगे। उनके साथ एक हाथ हो गया। अब वो पक्का, अगर तो उनको एहसास है कि इसके साथ कुछ कामयाबी होगी और इस्टेब्लिशमेंट शायद इधर उधर कुछ हाथ पैर कर ले, तो फिर वो करेंगे, फिर मौलाना लीड करेंगे, फिर उसमें सारे आएंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब इसको लीड करेंगे। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी चीज़ को लीड नहीं करेंगे जिसकी नताइज हैं लॉन्ग मार्च, अग्रेशन, और जिसके अंदर शायद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी नारे लगने शुरू हो जाएं एंड सो ऑन। तो अगर तो इशारा होता है, तो इशारा इस्टेब्लिशमेंट से आता है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, मगर वो मरियम भी आएंगी, वो सारे ही आ जाएंगे। फिर तो फिर ये कि जी एक लीडर नहीं, एक इधर से निकलेगा, एक उधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, अच्छा खासा हल्ला गुल्ला होगा, और फिर जो आपने टाइमलाइन दी हुई है इलेक्शंस की, उसके मुताबिक तो लगता है कि इशारा होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। PDM ने भी जलसों का ऐलान कर दिया। आई नो, जलसे के साथ कामयाब पूरा काम नहीं होता। लॉन्ग मार्च करनी पड़ती है, डी चौक में आना पड़ता है, और वहाँ आके पैरा देना पड़ता है, और फिर TV स्टेशन को ज़रा थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो इमरान खान ने किया था। लेकिन अब महंगाई के ऊपर जो PDM इसको आगे लेकर चल रही है, और शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ जाने का इरादा रखते हैं, मरियम नवाज भी, तो महंगाई के ऊपर आपको लगता है अपोजिशन के लिए निकलेगी अवाम? देखिए, ये हुकूमत जब बात करती है ना
कि जी हमारी इस करंट अकाउंट डिफिसिट कम हो गई है और ये हो गया और वो हो गया। जी। आवाम कहती है कि जी आटे की कीमत ये हो गई, बिजली की कीमत ये हो गई, पेट्रोल की कीमत ये हो गई, चीनी की कीमत ये हो गई। तो गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कर ले, इस मुल्क में महंगाई और होनी है, पेट्रोल की कीमतें और बढ़नी है, बिजली की कीमतें और बढ़नी है, गैस की कीमतें डॉलर जो है वो और मजबूत होगा, रुपया कम होगा, महंगा हो इम्पोर्टेड गया। जितनी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं और महंगी होंगी। जी। तो मैं ये समझता हूँ अभी तो क्राइसिस आने वाली है, अभी क्राइसिस पूरी नहीं हुई, क्राइसिस आएगी अभी। ये प्रेडिक्शन भी ख़तरनाक है, इस पर हमें प्रोग्राम ख़त्म तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बात यहीं आकर रुकती है कि अवाम के मसाइल की नोयत अलग क्यों है और हुकूमत के मसाइल अलग क्यों हैं। ऐसा क्यों दिखाई देता है कि एक बड़ी तफरीक है इसके दरमियान। बहरहाल टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर आपके सामने, इस पर अपना वीडियो मैसेज दीजिए और साथ ही फीडबैक भी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।